सोलो लेवलिंग के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिन्वू वर्सेस आर्किटेक्ट के फुल फाइट को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया है। तो पीछे के एपिसोड में हमने देखा था अब जिन्वू को परमिशन मिल चुका है डंजन्स को अकेले क्लियर करने का। आगे हमें पता चलता है जापान टोक्यो शिंजो में एक मैसिव गेट ओपन हो चुका है। फिर हम देखते हैं ब्लेड गिल्ड के लीडर गोटो रियूजी को और ये गिल्ड जापान का टॉप गिल्ड है। हमने स्टोरी यहीं पे रोका था। अब बात करते हैं आगे की स्टोरी की। सीन शिफ्ट होता है जापान के हंटर एसोसिएशन में। जापान का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। आगे प्रेसिडेंट कहते हैं टोक्यो में इतना मैसिव गेट इतने टाइम से ओपन है और हंटर एसोसिएशन बस चुपचाप बैठा हुआ है। अगर डंजन ब्रेक हो गया तो क्या होगा। इवन एस रैंक हंटर भी एक एस रैंक गेट को अकेले नहीं हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ एक नेशनल लेवल हंटर ही ऐसा कर सकता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं जेजू आइलैंड के डिजास्टर को। तभी एक मेंबर बोलता है सर चिल्लाने से कुछ ना होगा, हमें मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। व्हाट अबाउट थॉमस एंड्रे, अगर हम उसे बुला ले तो। लेकिन तुरंत क्लियर हो जाता है जापान के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो थॉमस एंड्रे को बुला सके। ज्यादातर एस रैंक हंटर अपनी अपनी कंट्रीज में बिजी थे। जैसा मिस्टर गो ने पहले भी कहा था, पिछले 6 महीने में हर जगह नए गेट्स ओपन हो रहे थे। हंटर अपने कंट्री में ही मॉन्स्टर से लड़ने में उलझे हुए हैं। आगे सोगोमोटो रियोजी कहता है मैं एक हंटर को जानता हूँ जो पैसे मिलने पे हमारे लिए लड़ सकता है। उसका नाम है यूरी ऑर्लोफ। वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर है और हमारी हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही जापान का सीन कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है संग जिन्वू की तरफ। जिन्वू गाड़ी में था और सोच रहा था मेरा लेवल अब 101 हो गया है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और साथ ही मुझे कार्टून एंड टेम्पल की भी मिल गई है। अब सोच रहा हूँ मेरा लेवल 102 होगा तब मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। आगे जिन्वू गाड़ी चलाते चलाते अचानक से चाहेन को देख लेता है। वो तुरंत रुकता है और उसकी तरफ बढ़ता है। फिर जिन्वू चाहेन से कहता है तुम मुझसे क्यों भाग रही हो और मेरे ऑफिस के आसपास क्या कर रही हो। जिन्वू को देख के चाहेन थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है लास्ट टाइम मैं आपसे मिलने यहाँ पे आई थी, मैंने अपनी कार यहीं पे पार्क की थी, लेकिन आप शैडो एक्सचेंज यूज करके तुरंत जिम से चले गए, इस वजह से मैंने अपना कार वापस नहीं लिया। जिन्वू को याद आ जाता है और वो सर हिला देता है। फिर चाहेन उसे पूछती है क्या तुम अभी फ्री हो। आगे जिन्वू सोचने लगता है इसने मुझसे अभी क्या पूछा। चाहेन कुछ कहने से पहले ही अपने मन में सोचने लगती है क्या जिन्वू ने सियोन के साथ फोटो लिया था, क्या सियोन उसके साथ काम करती है। अगर ऐसा है तो उसने सियोन को क्यों हायर किया, मुझे क्यों नहीं। क्या एस रैंक से भी बेहतर है सियोन या फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि चाहेन के दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स चल रहे थे। फिर वो अपने थॉट्स को शांत करती है और डायरेक्टली जिन्वू से कहती है मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिन बियोंग मरने से पहले मुझे एक मैसेज दे गया था और बोला था ये मैसेज तुम्हें जरूर देना, ये मैसेज तुम्हारे पावर के बारे में है। ये सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और फिर दोनों जिन्वू के गिल्ड ऑफिस के बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहाँ जिन्वू सीरियस टोन में पूछता है बताओ मिन बियोंग ने जाने से पहले क्या मैसेज दिया था। फिर चाहेन का फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है। चाहेन याद करती है उसे उस दिन एक आवाज सुनी थी, वो मिन बियोंग की आवाज थी। फिर मिन बियोंग कहता है चाहेन जिन्वू को कहना उसकी पावर से वो थोड़ा बच के रहे, मैं मर गया था लेकिन मुझे किसी ने अंधेरे से खींचकर वापस निकाला, लेकिन मैं अपना पूरा सेल्फ नहीं था, मैं बस एक स्लेव बन गया था और सबसे डरावनी बात यह है कि उसको सर्व करते वक्त मैं खुश था। ये सब सुनकर चाहेन कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर चाहेन मिन बियोंग से पूछती है ये तुम क्या कहना चाहते हो। आगे मिन बियोंग कहता है उसका पावर बहुत ही ज्यादा फ्रिटेंड है, जिन्वू को अपने पावर्स के बारे में जरूर जानना होगा। रिमेम्बर संग जिन्वू आर्मी इज डी। लेकिन मिन बियोंग अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाता है और मैसेज अधूरा रह जाता है। ये सब सुनकर जिन्वू सोच में पड़ जाता है। आगे जिन्वू सोचता है अब मुझे अपने पावर के सोर्स के बारे में जरूर जानना होगा, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना ही मेरा एम नहीं है, मुझे अपनी रूट भी जाननी होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिन्वू जिन्हो के साथ बैठकर अपने शैडो आर्मी की मदद से डंजन क्लियर कर रहा था। वहाँ बैठकर उसे अचानक अपनी छोटी बहन की याद आती है। आगे जिन्वू सोचता है काफी दिन हो गए, देखना चाहिए वो कैसी है। फिर जिन्वू अपनी एक एबिलिटी यूज करता है, अपने आंखें बंद करके शैडो आर्मी की आंखों से देखने लगता है। सबसे पहले जिन्वू बैरू की आंखों से अपनी छोटी बहन को देखता है और देखता है कि बैरू टीवी देख रहा होता है। फिर जिन्वू कहता है इसीलिए बीरू आजकल इतना ड्रामेटिक बातें करने लगा है। आगे जिन्वू अपनी माँ को देखता है, फिर बाकी हंटर्स को, फिर उन लोगों को जिनके पास उसने अपने शैडो को छोड़ा था। और तभी जिन्वू देखता है चाहेन को। ये देखते ही वो तुरंत चिल्ला के उठता है क्योंकि चाहेन नहा रही होती है। आगे जिन्वू कहता है मुझे चाहेन से माफी मांगनी पड़ेगी, मैं उसे डिनर पे इनवाइट करूंगा। ये सब देखकर जिन्हो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। आगे जिन्वू शर्माने लगता है। उसके बाद न्यूज सब जगह कवर की जा रही थी। संग जिन्वू को भी अपडेट मिलता है कि जापान में एक मैसिव एस रैंक का गेट ओपन हो चुका है और उसे ओपन हुए ऑलरेडी 3 डेज हो चुके हैं। आगे जिन्वू सीरियस होकर कहता है 3 दिन बहुत ज्यादा है, किसी भी वक्त गेट ब्रेक हो सकता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उन्होंने उसे कॉल किया था लेकिन टाइम न होने की वजह से जिन्वू प्रॉपरली बात नहीं कर पाया था। तभी जिन्वू के हाथ में जो की था वो कार्टून एंड टेम्पल का था, वो चमकने लगता है। उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जा रहा
रहा था कि अभी गेट को ओपन करने में 26 आवर्स है, अब जिन्वू डायरेक्टली टेम्पल के अंदर जा सकता है। आगे जिन्वू सोचने लगता है सिस्टम मुझे खुद इनवाइट कर रहा, आई वंडर वहां जाने के बाद मुझे क्या जवाब मिलने वाला है। उसके बाद सीन कट हो जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है जापान पर। वहाँ एंटर करता है एक स्पेशल हंटर यूरी ऑर्लोफ, जिसका नाम ऑलरेडी मेंशन हो चुका था। यूरी ऑर्लोफ कॉन्फिडेंट के साथ कहता है मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर हूँ, तुम लोगों ने अच्छा काम किया मुझे यहाँ पर बुला लिया, लेकिन जापान में मैन पावर की कमी है, अगर तुम सिर्फ 6 एस रैंक हंटर भेज रहे हो तो फिर कुछ ना होने वाला है। आगे एसोसिएशन के मेंबर कहते हैं हाँ, हर एक गिल्ड से एक एक एस रैंक हंटर रुकेगा, बाकी सब ए रैंक गेट्स को हैंडल करेंगे। आगे यूरी ऑर्लोफ ये सब सुनकर हंसने लगता, वो कहता है नहीं, ऐसे तुम लोग अपने देश को नहीं बचा पाओगे, तुम्हें मुझे हायर करना ही होगा और मेरा प्राइस होगा $3.6 मिलियन। ये सुनकर जापान के ऑफिशियल्स जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सारे शॉक हो जाते हैं। एसोसिएशन का मेंबर कहता है 3.6 बिलियन ये तो बहुत ज्यादा है। आगे यूरी ऑर्लोफ कहता है ज्यादा, मैंने तुमसे 36 ट्रिलियन थोड़ी मांगा है, और यहाँ थॉमस हेनरी होता तो वो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा चार्ज करता। तुम्हारे पास और ऑप्शन है भी क्या, अब तुम्हें मेरे ही जूते चाटने पड़ेंगे। लेकिन जापान वाले के पास कोई उपाय भी नहीं था उसे हायर करने का अलावा, वो लोग मजबूर थे। आगे यूरी ऑर्लोफ अपना पावर दिखाता है, वो एक मैसिव बैरियर स्किल एक्टिव करता है, बैरियर के अंदर खड़े हंटर्स 1 इंच भी मूव नहीं कर पाते हैं। आगे यूरी ऑर्लोफ कहता है मेरी परमिशन के बिना तुम लोग 1 इंच भी नहीं हिल सकते, चाहे कितना भी ट्राई कर लो तुम लोग मेरे बैरियर से कुछ नहीं कर पाओगे। जापान के ऑफिशियल्स को समझ में आ जाता है कि यूरी ऑर्लोफ का पावर कितना डेंजरस है। आगे यूरी ऑर्लोफ कहता है अगर बोनस चाहो तो मैं तुम्हारे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्या कहते हो, डील पक्की। आगे जापान वाले मजबूरी में मान जाते हैं और यहाँ से जापान का सिनेरियो कट हो जाता है। दूसरी तरफ फोकस शिफ्ट होता है संग जिन्वू की मोमेंट पर, वो अपनी मॉम को गुड बाय कहकर निकलता है। तभी कार्टून एंड टेम्पल की का टाइम खत्म हो जाता है। अब जिन्वू बोलता है टाइम आ चुका है उस जगह पे जाने का जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था। उसके बाद की के थ्रू एक लोकेशन ओपन होता है और जिन्वू के सामने एक सी रैंक गेट दिखाई देता है, वो भी पिछले 3 दिन से ओपन था। ये देख के जिन्वू शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या सिस्टम मेरे साथ खेल खेल रहा, मुझे काउंटडाउन दिखाया जा रहा था लेकिन गेट तो 3 दिन पहले से ही खुला हुआ है। आगे जिन्वू आसपास के हंटर से पूछता है यहाँ कोई अंदर गया है क्या, तभी वहाँ के हंटर जवाब देते हैं हाँ 2 घंटे पहले एक स्ट्राइक स्क्वाड इसके अंदर गई है। फिर जिन्वू सीरियस टोन में कहता है ये ट्रैप है, जो लोग अंदर गए हैं उनकी जान खतरे में है, मैं जा रहा हूँ उन्हें निकालने। अंदर जाके जिन्वू देखता है स्ट्राइक स्क्वाड एक मैसिव टेम्पल गेट के सामने अटक गए हैं, गेट बंद हो चुका था। आगे जिन्वू कहता है ये एक ट्रैप है, मैं खुद डबल डंजन सर्वाइव कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जो स्क्वाड के मेंबर थे वो लोग तैयार नहीं थे मानने को, उनके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल गेट था। तभी जिन्वू कामली कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी एक हंटर जीत करके अंदर घुस जाता है, जैसे ही वो एंट्री करता है नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, पैनल में लिखा होता है अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड, परमिशन की रिक्वायर्ड। अगले ही सेकंड एक मैसिव स्टैचू उस हंटर पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू तुरंत मूव करके उसे बचा लेता है। ये देखकर बाकी सब हंटर के होश उड़ जाते हैं। आगे जिन्वू कोल्डली बोलता है ये तो बस शुरुआत है, आगे तुम जाओगे तो और भी खतरनाक चीजें सामने आएंगी, अगर जिंदा रहना है तो तुरंत बाहर जाओ और हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दो यहाँ एक डबल डंजन ओपन हुआ है। तभी स्क्वाड्स के मेंबर फाइनली मान जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं और अब जिन्वू अकेला अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो गेट क्रॉस करता है दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है, पूरी जगह अंधेरा फैल जाता है और एक एक करके सारे लाइट्स जल उठते हैं। एग्जैक्टली पहले की तरह सारे स्टैचूज अपनी जगह पर वापस आ गए थे, पूरा टेम्पल का एटमॉस्फेयर एकदम डार्क और टेरिफाइंग हो चुका था और बीच में वही मेन स्टैचू ऑफ गॉड जो पहले भी मूव करके सबको मार रहा था। जिन्वू सीरियस टोन में कहता है दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस, यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था और आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले वाला जिन्वू नहीं हूँ। आगे जिन्वू अपने आसपास के सारे स्टैचूज को ऑब्जर्व करता है, फिर वो अपने मन में सोचता है ये स्टैचूज ना बीस्ट है और ना ही लिविंग बीइंग, ये सब सिर्फ पपेट्स हैं, पूरा माना एक ही जगह से आ रहा है और एक ही बीइंग से। आगे जिन्वू धीरे धीरे वॉक करने लगता है, फिर वो मेन स्टैचू के सामने जाके रुकता है। फिर जिन्वू बोलता है तो तू ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मैं राइट हूँ, अब चुप क्यों है। पर तभी अचानक वो मेन स्टैचू जिससे माना आ रहा था वो अपना फेस हिलाता है और बोलता है फाइनली तू इतनी दूर आ ही गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। उस स्टैचू की स्माइल इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि पूरा रूम एकदम शांत और फियरफुल हो गया था और इसी चिलिंग स्माइल के साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जापान का सीन, जहाँ रिपोर्टर्स यूरी ऑर्लोफ के कार को घेर के खड़े हुए थे। वो कामली अपने कार से निकलता है, जितने भी रिपोर्टर्स थे वो अपने माइक लेके उसकी तरफ घूम जाते हैं। आगे रिपोर्टर्स कहते हैं सर गेट ओपन हो गया है, आप उसे रोकने के लिए क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। यूरी ऑर्लोफ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सेम एज ऑलवेज, जो मैं हमेशा करता हूँ वही करूंगा। फिर यूरी थोड़ा एक्सप्लेन करता है वो गेट के अराउंड एक मैजिक सर्कल बनाने वाला था और उसे माना से भर देगा। आगे यूरी ये भी बताता है जब तक ये सर्कल एक्टिव होगा गेट के अंदर जितने भी बीस्ट है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आगे रिपोर्टर्स पूछते हैं एक एस रैंक हंटर गेट को अकेला रोक पाएगा, पब्लिक को इस प्लान में ट्रस्ट नहीं है। आगे यूरी ऑर्लोफ सीरियस टोन में कहता है इस गेट को अकेला
सस्टेन कर पाना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। इसलिए टोक्यो के आसपास जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनका माना का इस्तेमाल करके मैं एक सर्कल बनाऊंगा और इस गेट को रोक दूंगा। ये कहने के साथ साथ यूरी कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है, याद रखना तुम सबकी लाइफ मेरे हाथ में है और मैं तुम सबको बचाने वाला हूँ। आगे सीन कट होता है कोरिया पर। मिस्टर गो टीवी पर ये पूरा कवरेज देख रहे होते हैं। आगे मिस्टर गो सोचते हैं पता नहीं ये यूरी वाकई में एस रैंक गेट को रोक पाएगा या नहीं। अगर वो फेल हुआ तो इसका आउटकम बहुत ही खतरनाक होगा। फिर मिस्टर गो यू जिनचुल से जिनवू के बारे में पूछते हैं। आगे जिनचुल रिप्लाई करता है संग जिनवू अभी सियोल के आसपास के गेट्स को हैंडल कर रहा है। और फिर वो मिस्टर गो को एक चार्ट दिखाता है जहाँ पे लिखा होता है आज इन गिल्ड से कम्पीट कर रहे हैं टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड और रिपर्स गिल्ड। मिस्टर गो ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कोरिया के सबसे बड़े गिल्ड एक छोटे से गिल्ड को चैलेंज कर रहे हैं और वो गिल्ड बस एक आदमी के दम पर चल रहा है। तभी उजिनचुल को एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक डबल डंजन गेट ओपन हुआ है और संग जिनवू ऑलरेडी अंदर चला गया है। ये सुनकर मिस्टर गो शॉक हो जाते हैं। सीन स्विच होता है टेंपल की तरफ और फाइनली सीन कट होता है कार्टूनिन टेंपल पर जहाँ जिनवू खड़ा है अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने। आगे आर्किटेक्ट कहता है फाइनली तू यहाँ तक आ ही गया। ये बोलते ही आर्किटेक्ट अपना हाथ उठा लेता है और उस स्टोन टैबलेट को तोड़ देता है। ये देख के जिनवू शॉक्ड हो जाता है। तभी जिनवू को याद आता है वो रूल्स जो नील करना, वर्शिप करना, सरवाइव करना वगैरह वगैरह बस एक फेक है। आगे आर्किटेक्ट कहता है बिल्कुल, स्टार्टिंग से इन सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं था, अब रूल्स मैटर नहीं करते हैं। आगे जिनवू आर्किटेक्ट से पूछता है तो तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। आर्किटेक्ट जवाब देता है हाँ मैंने तुझे यहाँ बुलाया और तुझे एक सवाल करना चाहिए मैं कौन हूँ, ना कि ये कि मैंने तुझे क्यों बुलाया। आर्किटेक्ट को देख के लग रहा था उसके आंख में एक अलग ही इंटेंसिटी थी। आगे आर्किटेक्ट कहता है ये तेरा फाइनल टेस्ट है, अगर तू इस टेस्ट के बाद भी जिंदा रहा तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा और यही तेरा रिवॉर्ड होगा। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ जितने भी स्टैचूज हैं वो चलने लगते हैं, वो धीरे धीरे जिनवू की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे जिनवू कमांड करता है अराइज, लेकिन इस बार शैडो आर्मी समन नहीं हुआ। फिर आर्किटेक्ट कहता है ऐसा हम लोग इस बार नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल दिस इज द फाइनल टेस्ट, मुझे तेरी आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुझे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है, ना आर्मी ना हीलिंग ना चीट्स। वो रियलाइज करता है जितने भी चीट कोड्स उसके पास थे वो सब कुछ खत्म है, बट जो जिनवू है वो अपने इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकता था और बाकी अपने खुद की स्ट्रेंथ से ही उसको सब कुछ तोड़ना होगा। आगे हम देखते हैं एक स्टैचू जिनवू पे अटैक करता है अपने ब्लेड स्विंग से। जिनवू उस ब्लेड को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। आगे एक ही मूव में वो स्टैचू को तोड़ देता है और फिर एक के बाद एक जिनवू सारे स्टैचूज को तोड़ते जाता है। आगे जिनवू कहता है इस मोमेंट का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। आगे आर्किटेक्ट अपनी जगह से सब कुछ देख रहा था। आगे आर्किटेक्ट बोलता है एक ह्यूमन बॉडी से इतना आगे आ जाना मतलब जो सुना था वो सच था। उसके बाद हम देखते हैं स्टैचूज और भी तेजी से अटैक करते हैं, पर इस बार जिनवू उनका हर एक मूवमेंट प्रिडिक्ट कर रहा था। आगे जिनवू बोलता है पिछली बार मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा था, कौन कहां से आ रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार मैं उनके मूव्स को क्लियरली रीड कर पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं जिनवू की हर एक स्ट्राइक परफेक्ट थी, हर एक स्टैचू टूटता जा रहा था। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव, लेकिन ये बैटल अभी एंड नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। और तभी पूरा हॉल शेक करने लगता है, ग्राउंड वाइब्रेट करने लगते हैं। वही जायंट मॉन्स्टर लाइक मेन गॉड ऑफ स्टैचू जो पहली बार सबको मार रहा था अब धीरे धीरे उठता है और इस टाइम आर्किटेक्ट कहता है इट्स अबाउट टाइम टू वर्शिप द गॉड। आगे फाइट कंटिन्यू होने से पहले सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं मिस्टर गो के पास। आगे मिस्टर गो का सामना होता है मात्सुमोतो से। जीजू आइलैंड के रेड के कंप्लीट होने के बाद जितने भी क्रिस्टल और एसेंस मिले थे मात्सुमोतो मिस्टर गो को ऑफर करता है। आगे मिस्टर गो ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं इतना सब क्यों दे रहा है। फिर मात्सुमोतो सीरियस होकर कहता है बस एक चीज चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम जिनवू से बात करो, उसे कन्विंस करो हमारी मदद करने में इस जापान क्राइसिस के लिए, क्योंकि एक एस रैंक गेट खुल चुका है और सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। आगे मिस्टर गो को शौक लगता है कि सिर्फ बात करने के लिए मात्सुमोतो इतना बड़ा ऑफर कर रहा है, बट मिस्टर गो कोल्ड वॉइस में कहते हैं ब्लेड गिल्ड, मुझे पता है तुमने उनके साथ क्या किया, तुमने अपने फायदे के लिए उनका यूज किया और गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज भी। जीजू आइलैंड के वक्त तुमने जो प्लान बनाया था सब मुझे पता चल गया है। ये सुनकर मात्सुमोतो का चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। आगे मिस्टर गो गुस्सा होकर कहते हैं एक तुम्हारी छोटी सी ट्रिक की वजह से इतने सारे हंटर्स मर गए, गोटो जैसे बंदे ने अपनी जान दे दी और पूरा जापान, पूरी इस तबाही से होने वाले और भी जितने लोग थे वो सब परेशान थे और तुम चाहते हो कि मैं जिनवू को तुम्हारे लिए नेगोशिएट करूं। मिस्टर गो का गुस्सा एकदम वॉल्केनो की तरफ फटता है। उसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है बैटलफील्ड की तरफ जहां जिनवू वर्सेस जायंट स्टैचू गॉड का फाइट रिज्यूम होता है। वो बड़ा से स्टैचू उठ चुका है और उसके साथ दूसरे स्टैचूज भी जिनवू पर टूट पड़ते हैं। आगे जिनवू फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है ये स्टैचूज तो खत्म ही नहीं हो रहे, जितना मारो उतना ही आ जाते हैं। तभी जायंट स्टैचू अपना लेजर बीम चार्ज करता है, जिनवू अपनी स्किल कमांडर टच यूज करता है और बेयरली से उससे बच जाता है। आगे जिनवू सोचता है मुझे चाहे जो करना पड़े सबसे पहले इसे गिराना होगा। उसके बाद स्टैचू अपने ह्यूज फुट से जिनवू
जिन्वू को क्रश करने के लिए स्टॉम्प करता है, लेकिन जिन्वू अपनी इंसेन स्पीड से बच जाता है। आगे स्टैचू फिर एक और लेजर ब्लास्ट करता है, इस बार और भी फास्ट, लेकिन जिन्वू फिर से अपनी स्पीड का यूज करके बच जाता है। उसके बाद जिन्वू कहता है मुझे इसकी स्पीड से भी तेज मूव करना होगा, इसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करना होगा वरना कुछ नहीं होगा। आगे लेजर बीम हॉल के फ्लोर को चीर देता है, लेकिन जिन्वू उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके फेस पे फ्यूरियस लैशेस से 1000 कट्स लगा देता है, पर रिजल्ट में सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आते हैं। ये देखकर जिन्वू शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये अगर नॉर्मल सोल्जर्स होते तो कब के खत्म हो जाते हैं, पर इसको तो सिर्फ जरा सी स्क्रैचेस लगी हैं। आगे स्टैचू ऑफ गॉड एक टेरिफाइंग स्माइल देता है, वो स्माइल बैटल के दौरान भी नहीं रुकती। ये देखकर जिन्वू कहता है अगर कट से नहीं मरेगा तो मैं इसे तोड़ दूंगा, और फिर जिन्वू अपने हर एक पंच पर फोकस करता है, एक के बाद एक कंटिन्यूअस डिवास्टिंग ब्लू स्टैचू के बॉडी पर लैंड करता है। आगे आर्किटेक्ट ये देख के इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है मैंने सोचा भी नहीं था ये बंदा इस तरह का फाइटिंग मेथड ढूंढ लेगा, पर जिन्वू रुकता नहीं है। जिन्वू स्टैचू के ऊपर पंच पे पंच दिए जाता है, इस वजह से हॉल पूरा इको करने लगता है। उसके बाद जिन्वू चिल्लाता है और उसके ऊपर एक पावर पंच लैंड करता है, और इसी फाइनल ब्लो के साथ वो स्टैचू जमीन के साथ कोलैप्स कर जाता है और उसके आसपास के स्टैचूज भी स्पॉन हो जाते हैं। आगे जिन्वू अपनी अपग्रेडेड स्किल कमांडर ऑथोरिटी एक्टिवेट करता है और एक ही बार में सारे स्टैचूज को एनहिलेट कर देता है। फिर सीधा आर्किटेक्ट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने सबको खत्म कर दिया। फिर वो आर्किटेक्ट से कहता है तूने जो प्रॉमिस किया था अब तुझे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। आगे आर्किटेक्ट एक क्रीपी स्माइल देता है और कहता है ये टेस्ट अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। ये सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है। आगे आर्किटेक्ट कहता है देख मैं अब भी यहीं खड़ा हूँ और तूने मुझे एक खरोच तक नहीं पहुँचाया है, मैं ही हूँ द फाइनल टेस्ट। उसके ये वर्ड्स खत्म होने के साथ ही जिन्वू के सिस्टम स्क्रीन पर एक इमरजेंसी क्विस्ट नोटिफिकेशन पॉप होता है। सिस्टम पैनल में एक इमरजेंसी क्विस्ट आता है और वो क्विस्ट है डिफीट द आर्किटेक्ट, और जो टाइम दिया गया था वो था 10 मिनट का। अगर जिन्वू 10 मिनट में आर्किटेक्ट को खत्म नहीं करता है तो उसका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देगा, इसका मतलब वो डाई कर जाएगा। ये देखने के बाद जिन्वू का जो दिल है वो एकदम हैवी हो जाता है और वो कहता है बस मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। फिर जिन्वू उससे पूछता है तू है कौन। आगे आर्किटेक्ट कहता है मैंने पहले भी कहा था ये सवाल ही गलत है, तुझे पूछना चाहिए मैं क्या हूँ। फिर भी चल तुझे बता देता हूँ, मैं सिस्टम का क्रिएटर हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गेट के बाहर वो जिनचुल आ चुका है और वो नोटिस करता है कि अंदर से इतना हेवी माना प्रेशर निकल रहा था कि वो जिनचुल का पूरा शरीर कांप रहा था। वो जिनचुल शॉक होते हुए कहता है ये इतना टेरिफाइंग माना है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक गेट है पर अंदर एक डबल डंजन भी बन चुका है। और देखते ही देखते तभी हंटर गिल्ड के लोग चाहिन भी वहाँ पे आ जाती है। प्रेशर देखकर हंटर एसोसिएशन इसको तुरंत इमरजेंसी क्विस्ट डिक्लेयर कर देता है। फिर से बैटल फील्ड पर सीन रिटर्न होता है। आगे आर्किटेक्ट अपने बॉडी से मल्टीपल आर्म समन करता है, एक ही मोमेंट में गोमो गोमो गैटलिंग स्टाइल हजारों पंचेस एक साथ जिन्वू के ऊपर लैंड कर देता है, जिस वजह से जिन्वू जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। बहुत टाइम बाद जिन्वू को ऐसा स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन जिन्वू नहीं रुकता है। जब आर्किटेक्ट फिर से अटैक लॉन्च करता है तो जिन्वू अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे आर्किटेक्ट कहता है व्हाट ए सरप्राइज, तू तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकला। तभी तुरंत आर्किटेक्ट एक और हेवी ब्लो डायरेक्टली जिन्वू के फेस पर मारता है, जिस वजह से जिन्वू के मुंह से खून और भी ज्यादा बहने लगता है। लेकिन हम लोगों को तो पता ही है जिन्वू दी शैडो मोनार्च कभी पीछे नहीं हटता है। आगे जिन्वू खड़ा हो जाता है, अपनी स्पीड की लिमिट को पुश करता है और फिर एक डिवास्टिंग पंच आर्किटेक्ट के फेस पर लैंड करता है। ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि आर्किटेक्ट बहुत दूर जाके गिरता है। आगे आर्किटेक्ट खड़ा होता है और बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक ह्यूमन मेरे सामने एक वर्दी ओपोनेंट बन के खड़ा होगा। आगे जिन्वू सोचता है तो तूने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तुझे लगा मैं हार जाऊंगा, पर तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, और अब तक मेरी किसी भी क्वेश्चन का जवाब तूने दिया नहीं, पर अब मैं तुझे हरा के ही जवाब लूंगा। फिर जिन्वू चिल्लाता है और कहता है तूने ये सिस्टम क्यों डिजाइन किया, तूने मुझे प्लेयर क्यों चुना, और ये दुनिया के साथ ये क्या हो रहा है। आगे आर्किटेक्ट बोलता है तुझे लगता है मुझे मार देने से तुझे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तुझे आंसर वैसे भी मिलेंगे चाहे मैं रहूं या ना रहूं। आगे जिन्वू बोलता है मुझे जानना होगा तूने ये प्लान क्यों बनाया और मुझे ये पावर क्यों मिली। फिर आर्किटेक्ट सीरियस टोन में कहता है मैंने तुझे चूज नहीं किया, मैं बस इस सिस्टम का डिजाइनर हूँ और मेरा प्लान परफेक्ट है। उसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि काउंटडाउन और भी तेजी से चलने लगता है। जिन्वू अपने शॉट को जमीन पे टिकाता है और कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आगे आर्किटेक्ट बोलने लगता है जितना टाइम बचा है मैं उस टाइम में अपनी फुल पावर यूज करूंगा। एक ही सेकंड में आर्किटेक्ट के मल्टीपल आर्म्स निकल आते हैं, हर आर्म में एक अलग अलग वेपन होता है, सॉर्ड, स्पेयर, एक्स, हैमर, क्लब, और वो सारे एक साथ जिन्वू पर अटैक करते हैं। वो अटैक इतना फास्ट होता है कि जिन्वू हेवीली ब्लीड करने लगता है। उसके जो स्टेप्स थे वो स्लो हो रहे थे पर उसकी आंखें और भी ज्यादा शार्प हो गई थी। आगे जिन्वू सोचता है क्या मेरा सेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं हर एक वेपन की मूवमेंट को क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी आर्किटेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड अटैक उसके ऊपर आता है, लेकिन जिन्वू इजीली उसको डॉज कर लेता है। ये देखकर आर्किटेक्ट शॉक हो जाता है और
कहता है क्या मेरी फुल पावर अटैक को इसने डॉज कर दिया। आगे जिन्वू का जो स्पिरिट है अब वो इंसान से कहीं और ऊपर चला गया था। एक ही स्ट्राइक में उसने आर्किटेक्ट का एक हाथ काट दिया। आगे आर्किटेक्ट शॉक होते हुए कहता है नहीं, ये इंसान एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इवन तो ये मेरा फेक बॉडी है। उसके बाद आर्किटेक्ट गुस्से में कहता है एक इंसान होते हुए तूने मेरा हाथ काट दिया, तेरी इतनी हिम्मत। आगे हम लोग देखते हैं काउंटडाउन क्लॉक और भी तेजी से चलने लगता है। टाइम खत्म हो रहा था लेकिन तभी सारे स्टैचूज वापस आ गए, इंक्लूडिंग किंग स्टैचू जो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो रहा था। लेकिन तभी जिन्वू अपनी ऑथोरिटी ऑफ रूलर एक्टिवेट करता है और एक ही मूव में सारे स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद बिना रुके जिन्वू अपनी स्ट्राइक से आर्किटेक्ट के 2 और हाथ काट देता है। आर्किटेक्ट पीछे गिरता है, पेन से चीखता है और बोलता है नहीं। और तभी एक और स्टैचू सामने आ जाता है, उसके हाथ में एक ह्यूज शील्ड था। उसे देख के जिन्वू को एक फ्लैशबैक याद आता है। वो कहता है ये वही स्टैचू है जो मैंने पहले भी देखा है। आगे जिन्वू उस स्टैचू को एक पंच में ही तोड़ देता है। ये देख के आर्किटेक्ट शॉक हो जाता है बट जिन्वू रुकता नहीं, एक और सिंगल स्ट्राइक के साथ आर्किटेक्ट का एक और हाथ काट देता है। सीन एकदम अनबिलीवेबल लग रहा था। जिन्वू लिटरली बहुत ही ज्यादा धमाल कर रहा था। फाइनली सभी आर्म्स तोड़ने के बाद जिन्वू एक फाइनल ब्लो देता है। आर्किटेक्ट ग्राउंड पर गिर जाता है और जब जिन्वू उसे खत्म करने ही वाला था तभी आर्किटेक्ट कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। गेस व्हाट, सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 10 मिनट का टाइमर था लेकिन अब भी टाइम में 2 मिनट बचे हुए थे और जिन्वू ने मेन बॉस को हरा दिया था। उसके बाद आर्किटेक्ट काम टोन में कहता है टेस्ट खत्म हो चुका है और जो आंसर तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। ये सुनकर जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मेरे अंदर आंसर से। आगे आर्किटेक्ट बताता है हाँ, और मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा। जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है जहाँ पे सिस्टम उसे कहता है द डेटा स्टोर्ड इन योर मेमोरी विल बी रिट्रीव्ड। तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यस और नहीं तो नो। बट जो जिन्वू होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बस वहीं से शुरू होता है एक बेस्ट पार्ट। एक अलग सी लाइट जिन्वू को कवर कर लेती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में। आगे जिन्वू अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है एक मैसिव बैटल फील्ड है जहाँ लाखों नंबर्स ऑफ बीस्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक क्लोजल वार चल रहा था। ये देखकर जिन्वू शॉक हो जाता है और वो कहता है ये क्या जगह है, ये तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं लग रही है। और तभी ऊपर एक बड़ा सा पर्पल पोर्टल ओपन होता है जो सीन को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे वो पर्पल पोर्टल क्या है, उसके अंदर से क्या आने वाला है और आगे क्या होगा। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।